वो मुख्यमंत्री जो ये कहता है कि माफियाओं को, उपद्रवियों को, दंगाइयों को मिट्टी में मिला दूंगा। वो मुख्यमंत्री जो ये कहता है कि अच्छे अधिकारियों की हर जगह जरूरत होती है। जब किसी अच्छे अधिकारी का तबादला हो जाता है तो लोग मुझसे आकर के ये कहते हैं, साहब अच्छा अधिकारी था, उसका तबादला क्यों कर दिया। वो मुख्यमंत्री ये कहता है कि अच्छे अधिकारियों की हर जगह जरूरत होती है। उस अधिकारी ने यहां पर अच्छा काम किया है, लेकिन अब उसकी जरूरत हमें कहीं और है, क्योंकि जिस तरीके से यहां के हालात खराब थे, उसने यहां पर मेहनत की, अच्छा काम किया, अब वो कहीं और जाकर के अच्छा काम करेगा। लेकिन उस अधिकारी के खिलाफ, उस मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्शकों एक मुहिम चलाई जाती है और सोशल मीडिया पर या फिर टीवी डिबेट्स में लोग आकर के ये कहते हैं, ये सरकार ठीक नहीं है, ये मुख्यमंत्री ठीक नहीं है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। संभल हिंसा के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने और एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। अब उनकी जगह नए सीजेएम आदित्य सिंह ने कमान संभाली है। आदित्य सिंह वही जज हैं जिन्होंने संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने के दावे पर सुनवाई करते हुए एडवोकेट कमीशन सर्वे का आदेश दिया था, और उनके इसी आदेश के बाद संभल में वो बवाल हुआ था, वो हिंसा हुई थी, वो तांडव हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, दर्शकों गौर कीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 न्यायिक अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जारी की है, और बड़ी बात यह है कि सीजेएम विभांशु सुधीर को हटाकर अब सुल्तानपुर भेज दिया गया है। उन्हें वहां सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर उनके इस तबादले को लेकर काफी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे अनुज चौधरी के खिलाफ सख्त आदेश देने की सजा और डिमोशन मान रहे हैं, जबकि एएसपी अनुज चौधरी के समर्थक इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। दर्शकों, यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, लेकिन सवाल किस पर खड़े हो रहे हैं? सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर। दरअसल हाल ही में विभांशु सुधीर ने संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश जारी किए थे। हालांकि उनके आदेश पर संभल पुलिस ने कहा था कि घटना की न्यायिक जांच हो चुकी है, जिसमें यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश को संभल पुलिस हाई कोर्ट में चुनौती देगी। पुलिस का कहना था कि जिस युवक आलम को गोली मारकर घायल करने के मामले में एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश न्यायालय द्वारा किए गए हैं, वो युवक संभल हिंसा में शामिल था और पुलिस की जांच में उसका नाम भी प्रकाश में आया था। पुलिस का दावा है कि उसकी अभी भी तलाश की जा रही है। और दूसरा सवाल यह भी उठता है कि आखिर हिंसा वाले दिन जब एरिया में नाकाबंदी थी, तो फिर वो ठेला लेकर वहां कैसे पहुंच गया। इस मामले में एसआईटी के प्रभारी एवं सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में नखासा थाना क्षेत्र के अंजुमन तिराहे के पास रहने वाला आलम भी उसमें शामिल था। उसका नाम एफआईआर में भी शामिल है और फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। आलम हिंसा के दौरान सक्रिय रूप से मौजूद था और बाद में उसका नाम जांच में सामने आया था। और दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि जब सुबह जामा मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे कार्य चल रहा था, सर्वे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नखासा तिराहा, टंडन तिराहा, डाकखाना रोड, जामा मस्जिद की तरफ जाने वाले मार्ग और मनोकामना रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया था। फिर वो युवक रस्क और बिस्कुट बेचने के लिए अपना ठेला लेकर कैसे वहां पहुंच गया था? फिर मौके पर कोई ठेला बरामद ही नहीं हुआ था।
अब तक की हुई जांच में यह बात कहीं भी सामने नहीं आई है, फिर कैसे मान लिया जाए कि उसको गोली पुलिस ने मारी है। और खास बात यह है, आलम को जो गोली लगी वो 32 बोर की थी। 32 बोर के कारतूस का उपयोग तमंचे, रिवॉल्वर और पिस्टल में होता है, जबकि पुलिस के पास 32 बोर की सरकारी पिस्टल होती ही नहीं है। पुलिस का कहना है कि सर्वे के दौरान जामा मस्जिद के पीछे वाले मार्गों से लोग अलग अलग स्थानों पर एकत्रित हुए और किसी को भी यह आशंका नहीं थी कि हालात अचानक हिंसक हो जाएंगे। चंद मिनटों के भीतर धार्मिक नारेबाजी के साथ स्थिति बेकाबू हो गई और पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव के साथ ही फायरिंग शुरू कर दी थी। दर्शकों, उस दौरान फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू के पैर में पत्थर लगने से वो घायल हुए थे। तत्कालीन सीओ अनु चौधरी के पैर में गोली लगी थी। इसके अलावा 25 पुलिसकर्मी भी हिंसा में घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने 7 अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी। इनमें 3750 अज्ञात और 37 नामजद आरोपियों को चिन्हित किया गया था। पुलिस जांच में सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी आरोपित बनाया गया था। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से अभी स्टे है। दर्शकों, सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि इस पर सियासत भी हाई लेवल की चल रही है। अगर आप मामले की गंभीरता को समझें तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था संभल में। और वही तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं दर्शकों कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आए और आकर के देखे कि क्या हुआ था संभल में। संभल में ये लोग जो अभी तक तांडव करते आ रहे थे और कोई उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं होता। दर्शकों, ये ऐसे लोग हैं जो अभी तक 15 दंगे, आजादी के बाद से लेकर के अभी तक संभल में 15 दंगे हुए हैं, उनके बारे में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। वो प्रशासन उस समय का ऐसा हुआ करता था जो दंगाइयों के मुकदमे वापस लेता था। इसीलिए तो उनका जोश एकदम हाई लेवल पर था। हम कुछ भी कर देंगे, कुछ भी हो जाएगा, क्या होगा, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। वो जो संभल हिंसा का मास्टरमाइंड, वो साठा, वो दुबई में छुपा हुआ बैठा है और उसके घर पर कुर्की करा दी गई है। जो और अन्य आरोपी हैं वो जेल में हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उनके मुकदमे वापस ले ले। यह होता है प्रशासन, यह होती है कानून की ताकत। लेकिन अभी तक तो लोग केवल तमाशा देख रहे थे, आज भी राजनीति कर रहे हैं, खुलेआम बयान दे रहे हैं। देखिए ये क्या कर रही है सरकार। अरे हर किसी चीज में सरकार को लपेटते हैं ये लोग, हर किसी चीज में। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है, जाइए ना, जाइए, उनके खिलाफ कीजिए नारेबाजी, धरने दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, जो कुछ करना है कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या करे सरकार? दंगों को ना रोके, वहां ऐसे अच्छे अधिकारियों को वहां पोस्टेड ना करे? क्या करे सरकार, क्या करे? इनसे कोई पूछने वाला हो, जब लोग ये सरकार में थे ये क्या कर रहे थे? महीनों महीनों दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, इन्हें कोई मतलब नहीं था। विकास के कार्यों में बैरियर खड़े होते थे, इन्हें कोई मतलब नहीं था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, जिस दिन यह खबर आई कि भाई साहब एफआईआर दर्ज होगी, सबसे पहले तो इन्होंने यह ट्वीट किया। उसके बाद में कहा कि अब कोई बचाने नहीं आएगा। अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में बैठकर याद करेंगे भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। फॉर्मूला नंबर 2, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। अब देखिए यही हैं भाई साहब, इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, टीवी डिबेट्स में आकर के ये कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो फिर अधिकारी भी बदल जाएंगे। यही वो लोग हैं जो कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। इनकी मंशाएं देखिए, ये क्या करना चाहते हैं आप उनको समझिए दर्शकों। लेकिन जब संभल के कप्तान साहब ने कह दिया कि न्यायिक जांच आयोग पहले ही जांच कर चुका है और इस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो फिर यही वो भाई साहब थे जो कह रहे थे
अब कहीं माननीय न्यायालय इनके खिलाफ भी कार्रवाई ना कर दे, सत्ता की चापलूसी के चक्कर में ज्यादा दरोगाई दिखाना कहीं महंगा ना पड़ जाए। भाई साहब का ट्वीट है, ठीक है। अब जब यह आदेश आया दर्शकों, यही भाई साहब क्या लिख रहे हैं देखिए। सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान की अभिभावकीय सुरक्षा कर सकती है। देख रहे हैं, देखिए इनके बयान देखिए आप, पहले दिन से लेकर के अभी तक। पहले कहा अब कोई बचाने नहीं आएगा, भाजपाई यही करते हैं, फंसा देते हैं, आपका इस्तेमाल करेंगे, आपको फंसा देंगे। उसके बाद में जब कप्तान साहब ने मना कर दिया, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो फिर यही कोर्ट की बात कह रहे थे कि अब आप जो ये चापलूसी दिखा रहे हैं आपको महंगी पड़ेगी। और फिर कोर्ट का ही आदेश आया तो फिर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सत्य स्थानांतरित नहीं होता है। ये कैसे अपने बयान बदलते हैं, देख रहे हैं दर्शकों, यही है हकीकत। किसको परेशानी होती है? दंगाइयों को बचाने के लिए कौन आता है? उपद्रवियों को बचाने के लिए कौन आता है? किसमें होड़ लगती है वहां पर पहुंचने के लिए? कौन कहता है कि वो प्रताड़ित हैं? यही लोग हैं, यही तो करते आए हैं। इसलिए कहते हैं बाबा कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। और ये लोग जब भी शासन में आएंगे, जब भी सत्ता में आएंगे, ऐसे ही पहचान का संकट खड़ा करेंगे। इनसे सावधान रहना है, इनसे होशियार रहना है, क्योंकि ये बांटने वाली ताकतें हैं। इनके पास में वो सारे हथकंडे हैं बांटने वाले, यही बांटते हुए आज तक आए हैं, भविष्य में भी ऐसे ही बांटेंगे। इनसे सावधान रहने की जरूरत है दर्शकों, यही तो कहते हैं बाबा। और बाबा ने जो करना था वो कर दिया दर्शकों। बाबा के पास में 450 पन्नों की रिपोर्ट है संभल हिंसा के बाद में। बाबा ने केवल यही हिंसा नहीं, बल्कि आजादी के बाद से लेकर के अभी तक जितनी भी हिंसाएं वहां पर हुई हैं, दंगे हुए हैं, उन सब की विस्तृत रिपोर्ट बाबा के पास में है। इसलिए उन्हें पता है क्या हुआ था, क्या हो रहा है और भविष्य में क्या हो सकता है। ये जो प्लानिंग है, इसलिए तो बाबा कहते हैं तुम जहां सोचना बंद करते हो वहां से हमारी तैयारी शुरू होती है। दर्शकों, ये जो जांच आयोग बनाया गया था, इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया था। उनके साथ रिटायर्ड आईपीएस और पूर्व डीजीपी एके जैन के साथ अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। यानी सारे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े जज इसमें थे, जिन्होंने ये जांच की है और जांच करने के बाद में सौंप दी। वो किसको? योगी आदित्यनाथ को। दर्शकों, ये देखिए ना, ये बताया संभल के इतिहास में हुए दंगों की संख्या, उन दंगों के दौरान क्या क्या हुआ, इसका भी विवरण दिया गया है और बताया जा रहा है दर्शकों। ये बड़ी जो बात सामने निकल करके आई है, संभल में 45% हिंदू आबादी हुआ करती थी, आज 15% है। 55% मुसलमान आबादी हुआ करती थी, आज कितनी है? आज 85% है। समझ रहे हैं? 30% हिंदुओं की आबादी घट गई, मुसलमानों की बढ़ गई। ऐसा क्या हुआ, क्या कारण था, वो भी आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे इन लोगों को बचाने के लिए खड़े हो जाते होंगे लोग पहले भी। इसलिए संभल में जो कुछ भी आज तक हो रहा था, कोई उस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। अभी जो हो रहा है, उसमें जो कार्रवाई हो रही है, उसको भी ये लोग बचाना चाहते हैं। और दर्शकों, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया, जिस मस्जिद के ऊपर ये लड़ाई चल रही थी, जिसके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, वो पत्थरबाज जिनका इंतजार कर रहे थे, इस रिपोर्ट में बताया गया दर्शकों, हरिहर मंदिर की नींव में बाबरी काल के प्रमाण मिले हैं, जिस पर ऐतिहासिक विवाद फिर गहरा सकता है। और जो डेमोग्राफी चेंज की बात हुई वो मैं आपको बता चुका हूं। हिंदू घटे, मुस्लिम आबादी बढ़ी, वो बताया। तुष्टीकरण, योजनाबद्ध दंगे, डर का माहौल इस बदलाव की प्रमुख वजह मानी गई हैं। दंगों की पूरी श्रृंखला का ब्यौरा, और दंगों में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समुदाय का हुआ, यह भी बताया गया। यहां देखिए, यह कलाकारों की जो फौज है दर्शकों, यही 24 नवंबर 2024 की हिंसा पूर्व नियोजित और षड्यंत्र का नतीजा थी।
नमाजियों को उकसाने के लिए सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि हम इस देश के मालिक हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल और इंतेजामिया कमेटी के पदाधिकारी मुख्य भूमिका में थे। आरोप है कि संभल जामा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी ने मिलकर साजिश रची। 22 नवंबर को नमाजियों को संबोधित करते हुए सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले नहीं हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। मैं खुले रूप से कह रहा हूं, मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। जिस तरह अयोध्या में हमारी मस्जिद ले ली गई, वैसा यहां नहीं होने देंगे। अगर पहले ही पत्थरबाजों की फौज को आप ये सब कहोगे, वो पत्थरबाजों की फौज वो क्या करेगी? दर्शकों समझिए, यही सांसद है वहां के, समाजवादी पार्टी के हैं, जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं। ट्वीट किसके सामने आ रहे हैं? दंगाइयों पर जब कार्रवाई होती है, ऐसे अधिकारी जब इस तरह का काम करते हैं, उनको पक्षपाती कौन बताता है? अरे जब आपकी सरकार में वो अधिकारी वहां अयोध्या में कार सेवकों को लहूलुहान कर रहे थे, उन पर गोलियां चला रहे थे, तब कैसे अधिकारी थे? वो पक्षपाती अधिकारी नहीं थे क्या? अगर आपकी ही भाषा में हम बात करें तो दर्शकों, ये बहुत कलाकार आदमी है, बहुत कलाकार आदमी है ये। और मैं तो बार बार ये कहता ही हूं, जैसे वो टीवी पर आते हैं ना, वो बड़े पर्दे वाले कलाकार, छोटे पर्दे वाले कलाकार, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, वो तरह तरह की कलाकारी करते हैं। उनसे भी बड़े कलाकार ये हैं जिनको समझना पड़ेगा। ये केवल लोगों को मूर्ख बना करके, ये वही 1978 संभल दंगे के 8 मुकदमे मुलायम सरकार ने लिए थे वापस। डीएम को लिखा था पत्र, दोबारा होगी जांच। कितने बड़े कलाकार थे ये लोग। 1978 दंगे के 16 में से 8 मुकदमे सरकार ने लिए थे वापस। संभल के दंगे का कोई मुकदमा नहीं पहुंच सका था सजा तक। जो मैंने अभी आपको बताया दर्शकों, किसी को सजा मिली ही नहीं। तो वो तो ये समझेंगे कि भाई साहब हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। वो ऐसी मंशाएं अगर किसी की होंगी, लेकिन अब क्या है, अब सरकार बदल गई है, अब लठ बजाने वाली सरकार है। सरकार तो लठ बजाती है। बाबा ये कहते हैं दंगाइयों का, उपद्रवियों का इलाज कैसे होता है, वो बरेली के मौलाना से पूछ लो। उन्हें यह भी कहना चाहिए था कि दंगाइयों का उपचार कैसे होता है, ये जो कलाकार संभल वाले थे, इनसे भी जाकर के पूछ लो। दर्शकों, ये 23 दिसंबर 1993 को डीएम मुरादाबाद को यह पत्र लिखा गया था, जिसमें मुकदमे वापस लेने वालों की बिंदुवार जानकारी दी गई है। दर्शकों, ये सब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप समझिए कि कैसे माहौल बनाया जाता है। आप समझिए कि कैसे जो अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं, उनके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके एजेंडे में कभी है ही नहीं। कोई अच्छा काम करे, सब आपस में मिलके रहें, ये उनके एजेंडे में कभी हो ही नहीं सकता। वो यही काम करते हैं, यही करते आए हैं, अभी भी यही कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं जब भी इन्हें मौका मिलेगा, ये सत्ता में आएंगे, ये वही कलाकारी करेंगे, वही करेंगे। दर्शकों, आप तय करिएगा कौन ठीक है, कौन गलत है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।